अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पार्ट ए ऑटम 19 क्वेश्चन 1 का पार्ट ए किया है। पार्ट ए किया है। पार्ट ए में ब्रेक इवन पूछा हुआ था यूनिट्स में कि अमाउंट में? रेवेन्यू अमाउंट पूछी हुई थी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में पूछा हुआ था। तो चूंकि रेशियो यूनिट्स की थी, ये कल हुई थी बात, इसलिए फार्मूला लगेगा यूनिट्स वाला, और एक बार यूनिट्स निकल आएंगे तो फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई होके अमाउंट निकलेगी, और यूनिट्स निकल आए तो बस ब्रेक इवन यूनिट्स और बजटेड यूनिट्स का डिफरेंस लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स बन जाएंगे। ये पार्ट ए है। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और पार्ट ए किया होगा। पार्ट बी में मसले होंगे? नहीं है मसले? एक मसला तो ये होगा कि टारगेट प्रॉफिट 10% ऑफ पैट है, नहीं 10% ऑफ सेल्स है। टारगेट पैट 10% ऑफ सेल्स है, और कुछ मासूम नौजवान ऐसे होंगे जिन्होंने जो ऊपर 5 लाख की सेल्स लिखी हुई है उसी का 10% ले लिया होगा। नहीं किया सवाल? जो बजटेड सेल्स दी हुई है उसी 5 लाख का 10% ले लिया होगा कुछ लोगों ने। तो अगर उसने उसी 5 लाख का ही 10% करवाना होता तो इतनी पहले की जरूरत की थी कि सेल्स का 10%, वो पैसे कह देता 50,000। तो सेल्स का 10% मेंटेन करना है, यानी जितनी भी सेल्स होंगी उनका 10% पैट होगा। तो कितनी सेल्स होंगी? 5 लाख थोड़ी होंगी। यही तो निकालना है कि कारपेट्स और रग्स कितने बेचने हैं कि इतनी सेल्स हो जाए कि पैट उनका 10% हो जाए। तो वो जो 10% है वो अब जो सेल्स होंगी उनका 10% है, वो 5 लाख का नहीं है 10%। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, तो हम कह लेते हैं टोटल यूनिट्स को x। ऑटम 19 पार्ट बी बता रहा हूं। टोटल यूनिट्स को x कह लेते हैं, और ये यूनिट्स किस रेशो में बेचने हैं? 1:4। तो कारपेट्स कितने बेचेंगे? 1/5x। और एक कारपेट कितने का बेचते हैं? और रग्स कितने बेचेंगे? और एक रग कितने का बेचते हैं? 4,000। अभी इस वक्त इसका आंसर क्या चीज आएगी? टोटल सेल्स आएंगी। और इसको सिंप्लीफाई करें, यानी x कॉमन लेकर इसको सॉल्व करें, तो सेल्स होंगी 8,000x। सेल्स होंगी 8,000x। और सवाल चूंकि यूनिट्स पूछा है तो हम वो दोनों इक्वेशन में से यूनिट्स वाला फार्मूला लगाएंगे, और वो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी?
ये क्या कर दिया? चूंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो अगर एवरेज करके टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी सेम आंसर आएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट पीबीटी। और टारगेट पीबीटी कितना होगा? सेल्स का 10%, ये सेल्स है, सेल्स का 10% होगा पैट, और ये क्या किया, इसको पीबीटी कर ली। तो यहां से एक्स फाइंड करेंगे तो वो टोटल यूनिट्स निकल आएंगे। ऊपर वाले कौन से? पार्ट ए में वो ब्रेक इवन थे। ब्रेक इवन पे तो प्रॉफिट 0 होता है। ये उतने हैं जिन पे इतना प्रॉफिट कमाएंगे। पार्ट ए में ब्रेक इवन पूछे थे जिन पर प्रॉफिट 0 होना था, और पार्ट बी में पूछे हैं कि अगर इतना प्रॉफिट कमाना चाहे तो कितने बेचेंगे, तो वो पहले वाले से ज्यादा ही आएंगे। हाँ जी, पार्ट बी। अच्छा, कल ना एक सवाल मैंने बोर्ड पे किया था और उसमें सीएस रेशियो निकाली थी मैंने, इग्नोरिंग। ये क्यों किया था? इस पे ना मैं एक और डिस्कशन कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों के सवालों से ना ये कच्ची कच्ची बात है। मैं इस पे एक कोशिश और करता हूं, देखें शायद फायदा हो जाए। ये मैं स्प्रिंग 19 जो 2 दिन पहले किया था, सेफ्रॉन लिमिटेड, ऑटम 18 जो कल किया था, इन दोनों के अंदर मैंने वो इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज की थी बात। और उससे पहले एक होमवर्क दिया था जो सामने फिर स्लाइड पे चला के डिस्कस किया था, वो जूते बनाने वाला, सॉर्ड लेदर। इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझा रहा हूं। पहले वो जूतों वाले सवाल की बात करते हैं। उस सवाल में ना लास्ट ईयर का डाटा था, टूटा फूटा था लेकिन था। उस लास्ट ईयर के डाटा को यूज करके हमने सेल प्राइस निकाल ली थी, इसी तरह मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, सेलिंग कॉस्ट, ये सब निकाल ली थी हमने, डाटा अवेलेबल था। और फिर अगले साल की जब कैलकुलेशन की थी तो उस सवाल में ना ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना था स्प्रिंग 17 जूतों वाले सवाल की बात कर रहा हूं, जिसमें एक नए डिजाइन ऑफ शूज सॉर्ड लेदर के नाम से सवाल था। पिछले साल का डाटा मौजूद था। क्या बता रहा हूं मैं, क्या बात हो रही है अभी? वो जो इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज वाली वर्किंग की थी ना, वो क्यों की थी, क्या जरूरत पड़ जाएगी ये काम करने की, उसके लिए एक और डिस्कशन कर रहा हूं 3-4 सवालों को सामने रख के। उम्मीद है कि अफाका होगा इस डिस्कशन से। ब्रेक इवन निकालने के लिए या ये जो हम टारगेट प्रॉफिट निकालते हैं, 2 ही रास्ते हैं, या यूनिट्स वाला रास्ता है या अमाउंट वाला रास्ता है। यानी या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस्तेमाल होना है या फिर सीएस रेशियो। हर सवाल में ऐसे ही हो रहा है, इसके अलावा नहीं है रास्ता। ब्रेक इवन जब भी हमें निकालना पड़ रहा है ना, तो फिक्स कॉस्ट से या तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर डिवाइड कर रहे हैं सीएस रेशियो। या तो हमें ब्रेक इवन का सवाल करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए या फिर सीएस रेशियो चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगी जहां पर यूनिट्स की कहीं बात हो रही होगी, सीएस रेशियो वहां लगा रहे होंगे जहां पर यूनिट्स का डाटा अवेलेबल नहीं होगा। तो या तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होती है सवालों में, या फिर सीएस रेशियो चाहिए होती है। इस सवाल के अंदर चूंकि नेक्स्ट ईयर का ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना था और पिछले साल की पर यूनिट प्राइसेस कॉस्ट्स अवेलेबल थी, अगले साल का ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना था, और महंगाई सस्ताई सब बताई हुई थी। तो इन फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया था? पिछले साल की पर यूनिट फिगर्स को महंगा सस्ता करके अगले साल की फिगर्स बना ली थी और उनसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया था। उस सवाल को करना ही चूंकि यूनिट्स में था, इसलिए हमने पर यूनिट एक साल की चीजों को अगले साल की पर यूनिट बना लिया था। स्प्रिंग 19 के सवाल में भी
और जो कल किया उसमें भी यूनिट्स नहीं थे। यूनिट्स, अच्छा कल वाले में तो यूनिट्स नहीं थे, स्प्रिंग 19 नहीं, मुझे याद कल वाले सवाल में, बल्कि हाँ स्प्रिंग 19 में भी नहीं थे, स्प्रिंग 19 में भी यूनिट्स नहीं थे, नहीं थे, बता रहा हूं नहीं थे। इन दोनों क्वेश्चंस में यूनिट्स नहीं थे और इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमें लास्ट ईयर की टोटल फिगर्स दी हुई थी। एक में तो 2-3 लाइनें लिखी हुई थी और कल वाले सवाल में तो प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनी हुई थी, यूनिट्स नहीं पता थे। स्प्रिंग 19 में भी और जो कल ऑटम 18 किया है उसमें भी, दोनों में कॉमन बात थी कि लास्ट ईयर की टोटल फिगर्स दी हुई थी। कल वाले की बल्कि मैं फिगर्स भी लिख लेता हूं ताकि फिगर सामने हो तो बात हो जाए। सेल्स कितनी थी? 567। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी? 400 का 60%, नहीं 1.04 नहीं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 240। और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? कमीशन कितनी थी? नहीं, 567 का 2%, 11.34। और अदर्स कितनी थी? मेरा ख्याल है 7.46 थी। थ्री 308.2 कितने परसेंट है देखें? 54.36%। अच्छा, कल के सॉल्यूशन को नोट किया होगा और ये फिगर्स ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। ये फिगर्स मैंने कल नहीं लिखी थी, मैंने लास्ट ईयर की बस वैसे ही अभी कैलकुलेशन की है, कल नहीं की थी कि लास्ट ईयर का सीएस रेशो क्या थी। ऑटम 18 में ये सीएस रेशो है लास्ट ईयर की, और स्प्रिंग 19 में दी हुई थी 30%, शायद 30% दी हुई थी। और सवाल में नेक्स्ट ईयर की हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़नी थी, कल वाले सवाल में भी और जो टारगेट वो जो स्प्रिंग 19 था उसमें भी। कल वाले में ब्रेक इवन ना सही, लेकिन हमें वो फार्मूला वही वाला लगाना था। तो इन दोनों सवालों के अंदर यूनिट्स नहीं थे, तो ब्रेक इवन सही या टारगेट सेल सही, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय सीएस रेशो वाले तरीके से चल रहे थे। इन दोनों सवालों में कॉमन बात यह थी कि पिछले साल वाली ही सीएस रेशो क्यों ना यूज कर लें। ना 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 सॉरी, क्वांटिटी के अलावा प्राइस। मैं अपनी बात दोबारा कर रहा हूं। इस सवाल के अंदर यूनिट्स का सवाल था, यूनिट्स ही निकालने थे, डेटा भी कंट्रीब्यूशन वगैरह पर यूनिट का था। पिछले साल की पर यूनिट चीजें अवेलेबल थी, उन्हीं को चेंज करके अगले साल की पर यूनिट बना ली थी। तो अगले साल की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल आई थी और फिर यूनिट्स भी निकाल लिए थे। ये वाली बात क्लोज। स्प्रिंग 19 में भी और ऑटम 18 में भी यूनिट्स नहीं बताए हुए थे, लास्ट ईयर का डाटा दिया हुआ था। इसमें यानी कल पूरी इनकम स्टेटमेंट दी हुई थी और इस वाले में पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं दी थी, 2-3 फिगर्स बताई हुई थी, बस सेल्स बताई थी, मार्जिन बताया था। और इन दोनों सवालों के अंदर चूंकि यूनिट्स थे ही नहीं, जो पूछा था उसका भी यूनिट से ताल्लुक नहीं था, तो हमने इन दोनों सवालों में सॉल्यूशन सीएस से किया था। ये बात यहां तक सुन रहे हैं? पिछले साल वाली सीएस यूज कर ली थी या अगले साल की नई कैलकुलेट करनी पड़ी थी? पिछले साल वाली सीएस ही यूज कर लेते, क्योंकि प्राइसेस नेक्स्ट ईयर चेंज हो रही हैं, कोई इसमें महंगी हो रही थी, इसमें सस्ती हो रही थी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट महंगी हो रही थी। तो चूंकि प्राइसेस चेंज हो रही थी इसलिए हम इससे काम नहीं चला सकते थे। अब सीएस रेशो निकालने के लिए या तो आपको दिया हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हो और टोटल सेल्स दी हो। दोनों से सेम कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा ना?
नेक्स्ट ईयर के हवाले से ये भी नहीं दिया था और ये भी नहीं पता था, ये दोनों चीजें ही नहीं पता थी। पिछले साल की अगर पर यूनिट प्राइसेस कॉस्ट्स पता होती तो उन्हीं को महंगा सस्ता करके ये बना लेते, जैसे इस सवाल में कर लिया था। लेकिन पिछले साल की यूनिट्स पर यूनिट्स चीजें नहीं पता थी, तो ये काम हम नहीं कर पाए। अब रह गया सिर्फ एक ये रास्ता। नेक्स्ट ईयर की टोटल फिगर्स हमें नहीं पता। टोटल पता चल जाती फिर तो सवाल ही ना होता। तो हमें टोटल फिगर्स नहीं पता, टोटल पता हो तो सीएस रेशियो निकलेगी, वो नहीं पता। अवेलेबल क्या है? लास्ट ईयर की। अब हमें इसी से कोई काम चलाना है। पिछले साल की और अगले साल की टोटल फिगर्स में क्या क्या फर्क आना है। पिछले साल की टोटल फिगर्स और अगले साल की टोटल फिगर्स में क्या क्या फर्क आना है। प्राइस चेंजेस भी आनी है, वॉल्यूम चेंज भी आना है। तो जब तक हमें वॉल्यूम चेंज नहीं पता, हम इस साल की असली वाली फिगर्स नहीं बना सकते। लेकिन यह पता है कि वॉल्यूम हो या ना हो, सीएस रेशो ठीक निकल आती है। तो इसलिए हमने इन्हीं के अंदर सिर्फ प्राइस चेंजेस की कि अगर वॉल्यूम चेंज ना भी हुआ, प्राइस चेंज तो हो रही है ना, तो अगले साल कितनी सेल्स टोटल वगैरह होंगी, उसके लिए हमने इनको अगले साल की फिगर बनाया। लेकिन वो असली वाली क्यों नहीं है? क्योंकि असल में तो वॉल्यूम चेंज भी है। ये हमने बस एक नकली सी गुजारा चलाओ फिगर्स बनाई थी, बनाई टोटल फिगर्स थी। किस लिए? ताकि सीएस रेशियो निकाल सके। तो या तो हमें सीएस रेशियो निकालने के लिए पर यूनिट चाहिए या टोटल चाहिए। पिछले साल की सीएस से इसलिए काम नहीं चल सकता था क्योंकि नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस चेंज हो जानी थी, सीएस चेंज हो जानी थी। अब वो नई सीएस निकालने के लिए ये रास्ता है या ये रास्ता है, इसका भी डाटा नहीं है और ये फिगर्स भी नहीं है। तो मजबूरन फिर हमने पिछले साल की टोटल फिगर्स को प्राइस चेंज करके अगले साल की टोटल फिगर्स मान लिया। और वो असली वाली इसलिए नहीं है क्योंकि क्वांटिटी भी चेंज होनी है। अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, पुरानी क्वांटिटी से ही सीएस नई निकल आएगी। तो इसलिए हमने पुराने साल की टोटल फिगर्स को नए साल की टोटल फिगर्स निकाल के बनाया था, नई सीएस रेशियो निकालने के लिए। कोई बात समझ आई इस सारी डिस्कशन में? क्या अच्छा, इससे पहले कि सारी डिस्कशन दिमाग से निकले ना कुछ अपने लिए रख ले, लिख के रख ले। दोबारा कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा दोबारा, नहीं। खुद ही कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आपको जरूरत नहीं लग रही, कोई मसला नहीं, ना लिखें। अच्छा, जो दिल के बुरे लोग नहीं और लिखना चाह रहे हैं उनको मैं दोबारा हेल्प कर देता हूं। कि अगर एक साल की टोटल फिगर दी हुई है और अगले साल की हमें रिवाइज्ड सीएस रेशो निकालनी है, तो हम पिछले साल की टोटल फिगर्स में वॉल्यूम चेंज इग्नोर करके, आवाज ही नहीं आ रही, अगर एक साल की टोटल फिगर्स दी हुई हैं और अगले साल की हम रिवाइज्ड, बल्कि रहने दें यार, अगर एक साल ऐसी हंस रहे बस, अगर एक साल की टोटल फिगर्स दी हुई हैं और अगले साल की रिवाइज सीएस रेशियो निकालनी है, तो अगर हम पिछले साल की टोटल फिगर्स में प्राइस चेंजेस डाल के अगले साल की फिगर्स बना लें, इग्नोरिंग क्वांटिटी चेंज,
तो अगले साल की रिवाइज सीएस रेशियो निकल सकती है। अगर एक साल की टोटल फिगर्स पता है और हम अगले साल की रिवाइज्ड सीएस रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो पिछले साल की टोटल फिगर्स में प्राइस चेंजेस डाल के अगले साल की टोटल फिगर्स बना लें, उसमें क्वांटिटी चेंज इग्नोर कर दें, तो आपसे रिवाइज सीएस रेशियो निकल आएगी। बस रहने दे, जरूरत नहीं थी। अरे नहीं, रहने दे। मैं और मेरा कजन ना एक दफा एफएससी के बाद हम लोग गए आर्मी का टेस्ट देने, और आर्मी इंजीनियरिंग का, और वो एमसीक्यूज होते हैं मोस्टली, अगर किसी ने दिया हो तो। फोर्टर स्टेडियम में टेस्ट था, तो हम दोनों ने बड़ी फनकारी लगाई। मैंने वो लाइक बच्चा था, मैं नहीं था इतना लाइक बच्चा, तो है फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती थी, अकाउंटिंग समझ आती, मैथ समझ आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी, दिल नहीं करता था इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। तो उसने उन दिनों कराई हुई थी टिंड, और वो ना टोपी पहनता था, तो हमने ना बड़ी फनकारी लगाई। हमने कहा फौजियों के सामने नकल कैसे करें, तो मैंने उसको कहा कि तुम ना एमसीक्यूज हैं, तो अगर ऑप्शन ए हो तो तुमने टोपी ऐसे करनी है। मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। बी ऑप्शन हो तो टोपी ऐसे करनी है, सी ऑप्शन हो तो टांग ऐसे करनी है, और डी ऑप्शन लेफ्ट टांग ऐसे करनी है। शुरू कर दिया हमने, नकल शुरू कर दी। अब वो ऐसे ऐसे करता रहा। कुछ सवालों का मुझे एहसास हुआ कि मुझे कैसे पता है कौन से क्वेश्चन नंबर का इशारा किया था। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि कॉपी करने के बजाय अगर मैं खुद भी दिमाग लगाऊं तो मैं कर ही लूंगा। तो फिर मैंने खुद दिमाग लगा के पेपर किया, सॉल्व हो गया, फिर मतलब वो पास भी हो गया और आईएसएसबी के लिए भी चला गया। तो आप लोग मेरे जब अल्फाज कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना और दिमाग बंद कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर दोबारा बता दें, सर दोबारा बता दें। अगर बात समझ आई है तो अपनी अकल से खुद अपने लिए कुछ लिख लिया करें तो लिख पाएंगे। अगर मेरे अल्फाज कैच करके लिखने की कोशिश करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, हैं? जब हमने वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाला तो उसमें हमने सेल प्राइस पे वेटेड एवरेज लगा के और उसके उसका 35% दिया था। लेकिन जब हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑटम 18 में कॉल वाला होगा था पार्टी, अच्छा ठीक है, कारपेट ड्रग्स वाला। लेकिन जब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो उसको हमने टोटल सेल से मतलब उसकी परसेंटेज लगाई थी 80% या जितना, मतलब नहीं ऐसे किया नहीं, कहाँ किया ऐसा बताएं, कौन सी वर्किंग देखो। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि कहाँ पर वो टोटल यूनिट्स पे लगाया मैंने, कहाँ किया ऐसा।
अभी इस क्लास के बाद जो हम लोग अभी टारगेट प्रॉफिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कल वाले सवाल ही की बात कर लेते हैं, तो उसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 90 मिलियन, यही है। और नेक्स्ट ईयर हम टारगेट कर रहे हैं 126 मिलियन। हाँ ठीक है, आफ्टर टैक्स। 36 को टारगेट प्रॉफिट क्यों नहीं रखा? उसने तो 36 कहा था। उसने कहा था कि हम पिछले साल से 36 ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी हम इस साल इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये टोटल पिछले साल बिजनेस का ये प्रॉफिट था, अगले साल बिजनेस का ये प्रॉफिट होगा, तो ये पूरे साल का टोटल प्रॉफिट इतना होगा। इसमें जो सेल्स निकल रही हैं, जो कॉस्ट है, जो 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 वेरिएबल कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, वो कितने अरसे की है? पूरे साल की, पूरे बिजनेस की, पूरे साल की है। अगर सवाल हो जाए कुछ इस तरह से कि अभी जो बिजनेस का ऑपरेशंस लेवल है, इसमें बिजनेस साल का 50 मिलियन प्रॉफिट कमाता है और बिजनेस चाह रहा है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करे और उस नए प्रोडक्ट के अपने खर्चे भी होंगे, उस प्रोडक्ट के यूनिट्स भी बिकेंगे, और इस प्रोडक्ट से बिजनेस की रिवाइज्ड अर्निंग्स 72 तक पहुंच जाए। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस इतना प्रॉफिट कमाता है साल का, अब एक नया प्रोडक्ट और लॉन्च करना चाह रहे हैं जिससे बिजनेस की टोटल सेल्स बढ़ जाएंगे। अब जो एग्जिस्टिंग लेवल है उसमें नया प्रोडक्ट भी शामिल हो जाएगा, तो रिवाइज्ड अब टोटल इतनी हुआ करेंगी और बिजनेस का टोटल प्रॉफिट यहां तक पहुंच जाएगा। तो नए प्रोडक्ट से मजीद कितना इजाफा होगा? 22। अगर पहले फिक्स कॉस्ट होती थी 40 मिलियन और नए प्रोडक्ट के आने के बाद 46 मिलियन हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि 6 इस नए प्रोडक्ट की वजह से होंगी। अगर सवाल यह पूछा हो कि नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद हम टोटल इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, टोटल 72 मिलियन कमाना चाहते हैं, तो इस कैलकुलेशन, इस प्रॉफिट के लिए बताएं हमें कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी या कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो जो हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें 72 रखेंगे कि 22 रखेंगे कि 50 रखेंगे? हैं? बता रहा हूं कि हम जिस चीज की भी मांग रहा है वो कह रहा है कि हम टोटल 72 तक पहुंच जाएं, तो टारगेट प्रॉफिट ये रखेंगे ना। और वो पूछना चाह रहा है कि नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर लें तो अब टोटल बिजनेस की कितनी सेल्स हो कि हम यहां तक टोटल पहुंच सकें। तो इस इक्वेशन के अंदर 92 रखेंगे ना, 72 रखेंगे और फिक्स कॉस्ट क्या रखेंगे? 46 है जी। क्या पूछ रहे हो? नहीं, कुछ तो कहा है, कुछ तो है, कुछ नहीं पूछा। मैं पूछ लूं फिर? एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशंस बिजनेस के ये कमा रहे हैं और बिजनेस प्लान कर रहा है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से, जिससे अब बिजनेस के रिवाइज टोटल प्रॉफिट्स इतने तक पहुंच जाएंगे। अब अगर कुछ भी इसके ऊपर सवाल बनाया हो कि टोटल सेल्स कितनी होंगी टोटल, तो उस सवाल को सॉल्व करने के लिए टारगेट प्रॉफिट इतना रखेंगे ना, और उस फार्मूले में फिक्स कॉस्ट कितनी रखेंगे। लेकिन अब अगर सवाल में एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ ऑपरेशंस बताने की बजाय आपको डेटा ही सिर्फ और सिर्फ नए का बताया है,
डेटा बताया ही सिर्फ नए का है, इसी के खर्चे हैं, इसी की सेल्स, और ये कहा है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करके हम एनुअल प्रॉफिट 22 मिलियन से बढ़ाना चाहते हैं। तो बताएं कितने यूनिट्स नए प्रोडक्ट के बेचे ताकि हम ये डिजायर्ड इंक्रीज अचीव कर सकें। तो अब हमें उस फार्मूले में टारगेट प्रॉफिट क्या रखना है? 22। फिक्स कॉस्ट क्या रखनी है? 6। क्यों 6? क्योंकि अब हम सॉल्व ही सिर्फ ये डिफरेंशियल पोर्शन कर रहे होंगे। तो टारगेट सेटिंग के सवालों में आपको यह पहचानना पड़ेगा कि सवाल इस पे है कि इस पे है। तो इस पे कर ली प्रैक्टिस। अब इस पे एक सवाल कराता हूं और उसका एडवांस वर्जन होमवर्क दे देता हूं। तो आप सवाल पढ़ लीजिए। ऑटम 10 अटेम्प्ट है, ऑटम 10 अटेम्प्ट, ऑटम 10 अटेम्प्ट है। अच्छा, सीवीपी का कल एक सवाल या शायद 2 सवाल और कराऊंगा, और बहुत है सीवीपी। सीवीपी है ना? हाँ हाँ, अभी बहुत रहती जिंदगी अभी। ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 3 नसीम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सवाल है। नसीम प्राइवेट लिमिटेड, ऑटम 2010, क्वेश्चन नंबर 3, पेज 512, प्रैक्टिस क्वेश्चन 33। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, फिर ये सवाल करके कि एक छोटा सा सवाल और कराना है। पढ़े पढ़े सवाल पढ़े। है जी, कौन सा क्वेश्चन है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 ऑटम 10 पैक की बुक में पेज 512 प्रैक्टिस क्वेश्चन 33 नसीम प्राइवेट लिमिटेड।
कर दो यार। आप ना भी कहते तो मुझे पता था, आप पूछो। बस यही सवाल था। यहाँ पर यहाँ तक ठीक है, इधर आगे एक और क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉपर सीक्वेंस क्या है प्रोसेस करने का? पहले जिस चीज पर ढूंढना है उसकी क्वेरी को आके फिर बारी-बारी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई और सॉल्व में तो सीक्वेंस है तो प्रॉपर है क्या अपना एक सवाल बारी-बारी सॉल्व कर देना और आंसर भी गलत ना हो, कुछ सीक्वेंस ऐसा अभी तक कुछ सीक्वेंस नहीं समझ आ सका जो मैंने देखा था कोई परफेक्ट सीक्वेंस नहीं है। सीवीपी की बात कर रहे हैं वैसे। मेरे ख्याल में तो सब में मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि सवाल का टारगेट जो रिक्वायर्ड है उसको टारगेट करें, वहां से चलें कि क्या क्या चीजें चाहिए। सब में ऐसे ही कर रहा हूं मैं। हाँ जी, सवाल पढ़ लिया। बिजनेस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और जिस फैक्ट्री में ये सारा काम होगा वो काम ऑलरेडी चल रहा है, बस वैसे एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और आपको सारा डाटा उस प्रोडक्ट का ही बताया हुआ है या बाकी एग्जिस्टिंग भी बताया हुआ? सारा सारा नहीं, थोड़ा सा बताया है। मेनली डाटा सारे नए का है और रिक्वायर्ड में भी पूछा यह है कि नए के कितने यूनिट्स बेचे हैं। यूनिट्स के अमाउंट, यूनिट्स और अमाउंट दोनों पूछी हैं नए के, ताकि टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन निकला है। तो अब ये डिफरेंशियल वाले का सवाल है, क्योंकि डाटा नए वाले का दिया है और टारगेट प्रॉफिट भी टोटल नहीं बताया, सिर्फ जो एडिशनल है वो बताया है बस। ठीक है, तो इसमें चाहिए क्या क्या, और चूंकि मांगा बेशक यूनिट्स भी है अमाउंट भी है। क्या है क्वेश्चन 3 और टर्म 10, यूनिट्स भी मांगे हैं अमाउंट भी मांगी है, लेकिन हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डाटा है, इसलिए मैं यूनिट्स वाला फार्मूला ही लगा रहा हूं। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट
या इसकी जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी होता है, और इनटू यूनिट्स जो पूछे हुए हैं माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट। सेल और वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं, इनटू यूनिट सोल्ड पता नहीं, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट पता नहीं, और इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट। ये क्या किया? क्योंकि जो 45 लाख है वो आफ्टर टैक्स है तो पीबीटी बनाया। ये निकालते हैं, ये सेल प्राइस कितनी? नहीं, उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट प्लस, तो फिर पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही का डाटा है ना, कि टोटल है? यूनिट का ही डाटा है, तो बस ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। मटेरियल लगेगा लोकल भी और इंपोर्टेड भी। लोकल कितना लगेगा? 0.5 kg लगेगा, और एक होगा 150 का, और इंपोर्टेड लगेगा 1.3 kg, और ये मिलेगा 750 का। तो लोकल कितना? 75, और ये 975। और लेबर लगेगी कितनी? 2 घंटे लगेंगे, और 1 घंटा 300 का, 600। वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे 2 घंटे, ये कहां लिखा है? चूंकि पर लेबर आ रहे हैं तो ये भी फिर यही 2 घंटों की बात हो रही है। 200, 400, और सेलिंग से पहले प्रोडक्शन पूरा हो गया। अच्छा, वो जो वेस्ट होगा उसको बेचेंगे, तो फिर है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में से माइनस होता है ना, तो वो जो सेल ऑफ वेस्ट होगा वो माइनस करेंगे यहां से। वेस्ट की सेल इसमें से माइनस होती है ना, तो वो वेस्ट की सेल माइनस करेंगे। कितना वेस्ट है? 0.2 वेस्ट है। करें जरा, चेक करें सारे, सब लोग देखें कैलकुलेट करके। ट्राई करें सारे। पता नहीं, देख लें। हाँ जी, एफर्ट डन। चले, मेरी चाय भी डन। चले, मैं करता हूं। मटेरियल इनपुट लोकल डलेगा 0.5 kg, और इंपोर्टेड डलेगा 1.3।
यानी इस तरह से टोटल 1.8 केजी इन होगा। इसमें से 5% इवेपोरेट हो जाएगा। अच्छा, इवेपोरेट जो हो गया उसको तो पकड़ पकड़ के लाके नहीं बेचेंगे, वो तो गया कितना 0.0। इसके बावजूद कुछ और भी जाया होगा, तभी जो प्रोडक्ट है वो 1.6 केजी का होगा। तो 0.11 केजी मजीद है फिर जो वेस्ट हो रहा है। और ये है जो 80 रुपए किलो बेचेंगे। तो 0.11 केजी जो कि वर्किंग 1.1 से निकाला मैंने, ये 80 रुपए का बेच लेंगे। 8.8 रह गया, नहीं रह जाता है, रह जाएगा। उसमें से किस में से, किसका 5%? 0.2 का 5%, इसका 5%। बस खत्म। वेरिएबल कॉस्ट यही थी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, कितनी है? 359। तो टोटल एक यूनिट की बन गई 2400.2। और सेल कितने का करेंगे? दिस प्लस 25%। तो इसमें 25% 600.05। तो ये साथ मिला लेंगे तो ये सेल प्राइस बन जाएगी 3000.25। वेरिएबल कॉस्ट उसमें साथ 25% ऐड किया तो सेल प्राइस बन गई। और ये इस ब्रैकेट का ही आंसर आ गया 600.05। कंट्रीब्यूशन ही लिख दी ना मैंने। है? अच्छा, ये मैंने सारे खर्चे ऐड किए हैं। ये टोटल इनका 2400.2 आ गया, उस पे 25% लगाया है, साथ ऐड किया तो सेल प्राइस बन गई 3000.25। और ये इसके नीचे 2 लाइनें लगाई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आई। अब क्या रह गया? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए सवाल में क्या क्या फिक्स कॉस्ट है? एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन लेंगे? नहीं, हम लोग वो डिफरेंशियल वाला मामला सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट भी, अभी जो मैंने पहले डाटा लिखा था 40 मिलियन, 6 मिलियन और 46 मिलियन, तो अभी हम वो 6 मिलियन वाला काम करने लगे। तो एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन लेनी है? नहीं, सिर्फ नए प्लांट की डेप्शन लेनी है जो पहले पैराग्राफ में आ रहा है। पहले पैराग्राफ में 3 मिलियन का हमें एडिशनल प्लांट पे खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जो एडिशनल होगा उसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। अच्छा, लेकिन एग्जिस्टिंग प्लांट यूज तो हो ही रहा होगा इसके लिए, लेकिन हम ले ही जो एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट है वो ले रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि हम जो टारगेट प्रॉफिट रख रहे हैं वो रख ही एक्स्ट्रा वाला रहे हैं, तो हम वो दरमियान वाला एक्स्ट्रा वाला कॉलम निकाल रहे हैं इस वक्त। इसलिए फिक्स कॉस्ट भी सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा है, तो एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्शन नहीं ली इसलिए। लेकिन ये लिखा तो हुआ है कि 20% ये नए प्लांट, नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन फैक्ट्री का 20% इस्तेमाल हो रहा होगा।
अच्छा चले, मैं ये जुमला दोबारा बोलता हूँ ठहर के। डेप्रिसिएशन 3 मिलियन के 13 मिलियन पे, 3 मिलियन पे। इस नए प्रोडक्ट की वजह से जो खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड्स का 150 हुआ करता था, अब वो 170 हुआ करेगा। तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा कितना है? 20। तो वो 20 लेंगे हम, 20 इंटू 12, 240। क्योंकि हम यहां पर ना डिफरेंशियल वाली फिगर ले रहे हैं, क्योंकि 4.5 मिलियन डिफरेंशियल वाला है और बात ही सिर्फ नए प्रोडक्ट की हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट भी सिर्फ वो लेंगे जो एक्स्ट्रा वाली हैं। तो फिक्स कॉस्ट 150,000 पर मंथ से 170,000 पर मंथ चली जाएगी। तो इसकी वजह से 20,000 एक्स्ट्रा होगा, वो 20,000 हमने दिया है। अच्छा, अब मैं दोबारा पूछता हूं, इस फैक्ट्री का 20% रिसोर्स इसकी प्रोडक्शन पे लग रहा होगा। यही कह रहा हूं ना कि इस फैक्ट्री, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो फैसिलिटीज हैं, इनका 20% जगह कह लें, टाइम कह लें, ये नया प्रोडक्ट ले जाएगा। तो क्या करें इसका? अच्छा चले, मैं और पूछता हूं, एग्जिस्टिंग प्लांट पे भी ये नया प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो एग्जिस्टिंग प्लांट की डिडक्शन लें? नहीं, क्योंकि वो तो पहले भी टोटल फिक्स कॉस्ट हो रही थी। तो ये पूरी फैक्ट्री का 20% जगह घेरे चाहे 40% जगह घेरे, हमने क्या कंसिडर करना था? एक्स्ट्रा वाला खर्चा। तो वो कर लिया, कंसिडर। तो ये बन गया 540 और ये आ गया सवाल का आंसर। तो यहां से यूनिट्स निकल आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे। जी जी, वन टू 4 3 7 और रेवेन्यू भी पूछा है। यूनिट्स निकाल लिए, रेवेन्यू भी पूछा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3000.25 से। 37 पॉइंट 37.31 मिलियन। इसका एडवांस वर्जन, अरे नहीं एडवांस कह दूंगा तो फिर आप छोड़ ही देंगे। इसका आसान सा मिनी वर्जन, ऑटम 2016 क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 5 ऑटम 16, ये आइडियल केमिकल्स के नाम से होगा सवाल। ये लिखा हुआ ये इधर, अच्छा पेज 505, प्रैक्टिस क्वेश्चन 19 है। नहीं काफी, ये सवाल काफी है और ये टारगेट सेटिंग भी काफी है। जी बिल्कुल होगी एक्स्ट्रा क्लास, क्यों नहीं होगी? नहीं होगी एक्स्ट्रा क्लास है।
चले मैं पूछता हूँ अभी उनसे। है क्या हुआ? अनअवेलेबल आ रही है। हाँ हाँ, कल शाम वाला वो नहीं अभी तक शो हो रही। नहीं तो जहां बैठे थे वो तो यहाँ बैठे थे ना, वही दोबारा बैठ जाएंगे। मार्च के बाद सर अगली क्लास हाँ ये बहुत है, खत्म हो गया सवाल। जी जी मैं समझता हूँ आप बहुत फिक्र रखते हैं आप। हाँ अब तो इतना अरसा हो गया यार, आप लोग ऐसी बरकत क्लास में पढ़ती है कि ये किताब ही नहीं खुलती। ऐसे बरकत वाले लोग मौजूद हैं क्लास के अंदर के हैं। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? कहाँ टक्कर हो जाए? अदब की बात की थी। अच्छा 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 अच्छा। चले ठीक है, अदब की बात की थी, ठीक है ठीक है। शादी पे जब खाना खुलने लगा होता है तो जो उससे पहले सब बड़े मुहज्जब बन के बैठे होते हैं, बड़े तरीके से अपने आप को कैरी किया होता है, ऐसे आराम से ऐसे रखा होता है ऐसे, और बाद में भी बहुत एक अंदाज और बहुत जैसे ना बड़े सोबर और डिसेंट लोग हैं, और जैसे ही बर्तनों के खड़कने की आवाज आती है, जब पता लगता है रोटी खुल गई है, तो वो जितने भी मैनर्स, जितने भी एटिकेट थे, वो सब वो पड़े होते हैं और सब खाने पे झपटते हैं। अच्छा, खाने पे क्यों झपट पड़ते हैं? हैं? हाँ, जो अच्छी अच्छी बोटियां हैं वो खत्म ना हो जाएं। अच्छा, वो जो है, चलो जो जैसे भी जहां जो एक्सपीरियंस है, तो वो बोटियां अच्छी खत्म ना हो जाएं, तो अब उसमें जो झपटते हैं तो उसमें फिर कुछ ऐसे भी जज्बाती होते हैं कि वो जो वेटर है ना, वो अभी बर्तन ला ही रहा होता है, तो तो वो कहते हैं ऐप पे आ जाए, ये लो। तो वो खाना भी बर्बाद, और जो बर्तन भर रहे होते हैं वो इतनी बोटियों के अंबार लगा लेते हैं कि वो जाया जाती हैं, तो खाना भी जाया हो रहा है। जो अभी बड़े डिसेंट तरीके से बिहेव कर रहे थे या कर रही थी, ये कर रहे थे का मतलब कर रही थी एग्जाम्प्ट नहीं है, सब ऐसी, सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। तो वो जो खाना ज्यादा मुझे मिल जाए, अच्छी बोटी मुझे मिल जाए, उसकी एक हिर्स थी अंदर, हिर्स, लालच थी। तो उससे क्या हुआ कि हबड़ दबड़ मच गई, वो कुर्सियां गिर गई, बर्तन टूट गए, नहीं खराबी हो गई, मैस मच गया। भेड़िया कौन सा जानवर को खाता है? जो मिले खा लेता है वैसे, लेकिन अगर भेड़ चले, भेड़ ले लेते हैं। तो अगर भेड़िया जो है वो भेड़ के एक झुंड के अंदर घुस जाए
तो अब उसने खाना तो है, अच्छा हो भी वो भूखा, तो अब जब वो उस झुंड में घुसेगा तो ये कहेगा कि आ जाए सारी प्लीज लाइन में आ जाए सब, सारी है तमीज से आराम से टाई लगा के जाएगा, बड़े आराम से बहन में आराम से सब आस्ता आस्ता जो है वो अपनी अपनी बारी पे आती जाए, सबको मिलेगा। तो इस तरतीब से बड़े अदब के साथ खाएगा? नहीं, जानवर है, भूखा है, और वो भी अगर दो हो जाएं तो जो तबाही फेरेंगे। तिरमिजी 2376। इब्ने काब बिन मालिक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना फसाद और खराबी ना करेंगे जितना माल और जा आप समझ लें पावर, मतलब अथॉरिटी, वेल्थ और अथॉरिटी की हिर्स आदमी के दीन को खराब करती है। यानी दो भूखे भेड़िए उतनी तबाही नहीं मचा रहे हैं बकरियों के झुंड में जितना इंसान के अंदर वेल्थ और अथॉरिटी की लालच उसके दीन का सत्यानाश करती है। चलो जी नमाज पढ़ लें, फिर इन्वेंट्री पढ़ते हैं।